नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर तेजी लगातार बनती हुई नजर आई है। और अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो ये दूसरा ऐसा हफ्ता है जब तेजी हम कच्चे तेल में बनता हुआ देख रहे हैं। देर रात कल 2% की बढ़त लगती हुई नजर आई और उसी के साथ 76 के ऊपर अब कच्चे तेल में कारोबार है, यानी कि पिछले साल की 3% की गिरावट के बाद इस साल की शुरुआत और इस साल का पहला हफ्ता एब्सोल्युटली ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर सोने की, जहां पर भी निवेश के मौके मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरनाइट अगर बात की जाए तो सोने में 1%, चांदी में 0.25% की तेजी देखने को मिली। और ये उस समय है जब डॉलर इंडेक्स नए 2 साल के हाईज पर कारोबार कर रहा है, ऑलमोस्ट 109 वहां पर, लेकिन उसके बावजूद सोने और चांदी में यहां पर भरोसा कायम है। साथ ही बात करेंगे चीनी की, क्योंकि एक और रिपोर्ट यहां पर इस्मा की तरफ से कल आती हुई नजर आई, जिसमें फिर से हमने वही देखा है कि उत्पादन यहां पर चीनी का इस साल अब तक कम रहने की एक्सपेक्टेशन है। आगे जाके कैसे रह सकते हैं नंबर्स, एथेनॉल डाइवर्जन हम कैसा होता हुआ देखेंगे, इस पर भी करेंगे चर्चा। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, इस्मा के डीजी दीपक बलानी और एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया। शुरुआत लेकिन कच्चे तेल के साथ करेंगे। एंड नरेंद्र तनेजा जी, क्या शुरुआत हुई है कच्चे तेल में यहाँ पर? इवन है ज्यादातर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस का मानना है कि बहुत तेजी नहीं देखने को मिलेगी, सप्लाई एक्सेस रह सकती है इस साल में, लेकिन शुरुआत और जियोपॉलिटिक्स यहाँ पर काफी सपोर्टिव है, उसका सीधा इम्पैक्ट हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। इसके देखिए दो मुख्य कारण हैं। एक तो जो चाइना से अभी कुछ ऐसा डेटा आया है, अब वो डेटा कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि चाइना को डेटा को लेकर के हमेशा सवाल उठते हैं, जिसमें संकेत आ रहे हैं कि शायद वहां से तेल की डिमांड बढ़ने वाली है, उनकी अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा सुधार है। लेकिन अभी इस डेटा को सब लोग तो नहीं इसका विश्वास कर रहे, लेकिन मार्केट में इसका असर दिख रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि बाइडेन सरकार जो है, जो उनके पास अभी 17 दिन बचे हैं, उसमें वो तमाम नए नए ऐसे कुछ कदम उठा रही है जिससे कि आने वाली सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ जाए, खास तौर से ऊर्जा के क्षेत्र में। जैसे अब इस तरह की बातें आई हैं, जो बाल्टिक सी है, रूस का जितना निर्यात तेल का होता है, जो भारत जो आज सबसे बड़ा खरीदार है रूसी तेल का, कि उसमें अभी तक तो उन्होंने सैंक्शंस लगाए थे। अब ये खबरें आ रही हैं कि सैंक्शंस को और टाइट किया जा सकता है और बाल्टिक सी में नेवल ब्लॉकेड हो सकता है, अर्थात किसी जहाज को निकलने नहीं दिया जाएगा, ऐसे जहाज को जो रूस का तेल लेकर के विश्व भर में जाता है, खासतौर से भारत में आता है या चीन में जाता है, उसको ब्लॉकेट करने की बात है। अगर उसको ब्लॉकेट करते हैं या ऐसी बातें होती हैं तो एक ही रास्ता बचता है तेल को भारत वगैरह और चीन को लाने का, वो है आर्कटिक से। लेकिन वहां तो सर्दियों में सारा बर्फ जम जाती है, तो इतना आसान नहीं है। तो बाजार इसको लेके बड़ा चिंतित है। और दूसरा, कुल मिलाकर के जो लग रहा था कि बाइडेन सरकार कोई ना कोई गाजा को लेकर के कोई समझौता कर लेगी, उसमें भी डिले हो रहा है। तो कुल मिलाकर के बाइडेन सरकार की जो कोशिश है कि जाते जाते जितनी ज्यादा मुश्किलें हो सके नई सरकार ट्रम्प सरकार के लिए बनाए, और खास तौर से ऊर्जा क्षेत्र में और रूस के प्रति जो जितने भी सैंक्शंस हैं उनको इतना टाइट कर दें, पेमेंट सिचुएशन को इतना टाइट कर दें, जो जहाज तेल के आते हैं उनमें जो री एश्योरेंस होता है, री इंश्योरेंस जो होता है, वो ज्यादातर पश्चिम की कंपनियां करती है, यूरोप की है और अमेरिका की है, और डॉलर में सब कुछ होता है, उसको भी और टाइट कर दें। तो नई नई मुश्किलें खड़ी करके जाना बजाय इसके कि आसान किया जाए, ऐसी मुश्किलें करके जाना जिससे ट्रम्प सरकार के लिए जो मुसीबतें हैं वो बढ़ जाएं। लेकिन उनके लिए तो बढ़ेंगी, लेकिन साथ साथ पूरे विश्व में जो तेल का उपभोक्ता है उसके लिए भी बढ़ जाएंगी। वेल एब्सोल्युटली। एक बात तो आपने बहुत सही कही, जिस तरह का चाइना डेटा है उसका सपोर्ट है, और जो यूएस में हम ट्रांजिशन होता हुआ देख रहे हैं वो फार फ्रॉम स्मूथ है, जिसका भी प्रीमियम यहाँ पर प्राइसेस में है। लेकिन मिस्टर तनेजा, साथ साथ में अगर यूएस की इन्वेंट्रीज देखें, वहाँ पर कुछ गिरावट है, बाजार फिर से जियोपॉलिटिक्स पे देख रहा है, क्योंकि हमने रशिया के वो ड्रोन स्काई पे आते हुए देखे, गाजा में भी वो सीज फायर के साथ साथ भी कुछ मुश्किलें लगातार बनती हुई नजर आ रही हैं। तो आप कहेंगे शुरुआत यहाँ पर जिस तरह से हुई है और जो ये प्रीमियम कच्चे तेल में है, कितना लंबा ये खिंचेगा? ट्रंप का इंतजार किया जाए, जब वो 20 तारीख को आए उसके बाद कुछ क्लैरिटी आएगी, या फिर ये पूरा महीना ऐसे जाएगा? देखिए, बाजार तो फैक्टर इन कर रहा है इन सारी चीजों को, लिहाजा बाजार में थोड़ी चिंता है और कीमतें ऊपर जा रही हैं। आज जो बाजार में कीमत है, जो रियल टाइम पे जो रिस्पॉन्स होता है वो है। लेकिन ठीक है, बाइडेन सरकार की कोशिश की ज्यादा से ज्यादा मुश्किलें पैदा करें, खासतौर से उन सारी नीतियों को लेकर के जो कि ट्रम्प साहब बदलना चाहते हैं, जिसमें ड्रिल बेबी ड्रिल शामिल है तेल को लेकर के। तो मुझे लगता है, लेकिन जो ट्रम्प सरकार आएगी तो वो जितनी तेजी से ये सैंक्शंस लगा रहे हैं, परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, चाइना वॉल्स खड़ी कर रहे हैं, उतनी तेजी से वो उनको गिराएंगे। क्योंकि अमेरिका में जो भी सरकार सत्ता में आती है उसके पास दुनिया भर में सबसे ज्यादा ताकत होती है। जितनी ताकत से ये मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, चाइना वॉल्स खड़ी कर रहे हैं,
उतनी ताकत से ट्रंप सरकार उनको गिरा देगी। और बाजार इस बात को भी समझता है, लेकिन बाजार अभी इसका फायदा उठा रहा है। मुझे लगता है कि तेल की जो कीमतें हैं उसको लेकर अभी कोई चिंता का विषय नहीं है। ट्रंप सरकार बिल्कुल स्पष्ट है, भारत की भी उनसे बातचीत लगातार हो रही है। हमारे विदेश मंत्री अमेरिका गए हुए हैं। सारी जो जितने भी मैसेज आ रहे हैं वो सारे मैसेज ठीक हैं। तो मुझे लगता है कि अभी कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो जिस तरह का कंफर्ट बाजार चाहता है उसको आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि बाइडेन सरकार जो है वो नई नई दीवारें खड़ी कर रही है। और फाइनली फिर आपको लॉन्ग टर्म प्राइसेस के लिहाज से क्या लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं और काफ़ी सारे बाजार जानता भी है, जो ऑफ कोर्स अनसर्टनिटीज़ हैं उसको तो तभी रिएक्ट करेंगे। आपके हिसाब से अगर इस साल को 2 हिस्सों में बांटा जाए तो फर्स्ट हाफ के लिए क्या रेंज बनेगी? देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर कोई जियोपॉलिटिकल ट्रिगर ना हो जाए, कोई बहुत बड़ा युद्ध ना हो जाए, कि रशिया की तरफ या अमेरिका या कहीं कोई या साउथ चाइना सी को लेकर कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्रिगर, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है और बाजार कुल मिलाकर के जियो डिमांड सप्लाई पे चलता है और थोड़ा बहुत जियोपॉलिटिक्स को एडजस्ट करके चलता है, तो पहले 5-6 महीने के अंदर कीमतें $70 पर बैरल ब्रेंट रहना चाहिए। होगा कभी 80 भी हो जाए और कभी जो है वो 65 भी हो जाए, लेकिन औसत जो है 70 से लेके $72 पर बैरल, क्योंकि तेल में सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं है, मांग इतनी तेजी से बढ़ने वाली नहीं है। अमेरिका के आपने रिजर्व्स की बात करी, वो भी कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है, कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं। इसलिए जो 70 से $72 पर बैरल, अगर कोई जियोपॉलिटिकल ट्रिगर नहीं होता तो ये पहले 6 महीने में रहना चाहिए। पॉइंट टेकन। मिस्टर तनेजा जी, बहुत शुक्रिया साथ थैंक जुड़ने यू। के लिए और वो पूरा इंटरनेशनल सेंस हमें समझाने के लिए। और जैसे ये कह रहे हैं कि फर्स्ट हाफ 2025 में 70 से $72 पर बैरल हम यहाँ पर ब्रेंट के एवरेज प्राइसेस बनते हुए देख सकते हैं। लेकिन धर्मेश, इसका इंडियन मार्केट्स में किस तरह का कैलकुलेशन होगा? देखिए, इसमें दो फर्क हो सकता है, क्योंकि रुपया मुझे अभी भी काफी वीक लग रहा है। एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि अगर कच्चा तेल और सोना बढ़ता है तो रुपए में भी काफी वीकनेस आ सकती है डॉलर के अगेंस्ट। तो ये मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में आप यहाँ पे एटलीस्ट पकड़ के चलिए कि 70 से 100 रुपए की और तेजी डोमेस्टिक मार्केट में आ सकती है। मेरे हिसाब से फिलहाल मैं काफी बुलिश हूँ, मैं नरेंद्र जी से काफी सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि चाइना का जो पुश है, क्योंकि वो इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहती है, और ये अगर होता है तो जो जुगलबंदी ओपेक नॉन ओपेक की होगी उसमें ये एक ट्रिगर हो सकता है। और प्राइस आप देखिए, ऑलरेडी प्राइस रैली हो चुका है। तो 6000 का जब तक मार्केट टिका हुआ है, फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों फर्म है। और अगर आप देखिए आगे के 6 महीने कॉन्टेंगो में चल रहे हैं, इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है। और ट्रम्प सरकार डेफिनेटली एक बिजनेसमैन है, वो चाहेगा कि इकोनॉमी रिवाइव हो, तो ये एक तेजी का सिनारियो कर सकता है प्राइस को। तो यहाँ पे मैं हिसाब से 600 से लेके 600-700 के स्तर आपको फर्स्ट क्वार्टर के पहले ही आने की शंका आ सकती है प्राइस में। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अराउंड $77 से $78 WTI में आपको देखने मिल सकते हैं। ऑलरेडी मार्केट काफी प्रीमियम में है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी बरकरार रह सकती है। ऑल राइट, तो 2 सालों की गिरावट के बाद 2025 में हमने एक बढ़त के साथ साल शुरू होता हुआ देखा है और कुछ बाइंग रिकमेंडेशन यहाँ पर अब भी जारी हैं। आप देख सकते हैं 73 यहाँ पर नाइमेक्स पे है और 76 प्लस काइंड ऑफ लेवल्स हमने ब्रेंट में भी आते हुए देखे हैं। वेल, मूव ऑन करते हैं कच्चे तेल से और बात अब यहाँ पर चीनी की करते हैं। और इसमा की लेटेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है, जिसके हिसाब से पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में अब तक हमने चीनी का उत्पादन कम होता हुआ देखा है। दीपक जी, 15% की गिरावट है पिछले साल के कंपैरिजन में, क्या हम ये कवर अप होता हुआ देखेंगे? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, इस बार ये भी हमें देखना होगा कि हमारी महाराष्ट्र की और कर्नाटका की मिलें लगभग 15 या 20 दिन लेट शुरू हुई, जो शुरू होती है नॉर्मली 15 अक्टूबर को। तो और दूसरा ये भी है कि यूपी में ये देखा गया है कि थोड़ी रिकवरी और यील्ड कम है, क्योंकि उसमें जो वहाँ वैरायटी चेंज हुई है 238 से, और कुछ वहाँ पे डिजीज की वजह से वहाँ रिकवरी कम हुई है, उससे हमारी मिलों की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहाँ बढ़ी है। बट मोर और लेस अभी ऐसा लग रहा है कि जो 31 दिसंबर का डेटा था उसके हिसाब से अराउंड 96 लाख 96 लाख टन चीनी बनी है, जो इसी समय लास्ट ईयर लगभग 113 लाख टन के हिसाब से थी। बट अगर देखा जाए क्रशिंग रेट, तो क्रशिंग रेट जो है, जो लास्ट 15 दिन का क्रशिंग रेट है जो पर डे, वो महाराष्ट्र और कर्नाटका में काफी अच्छा है, जो कि पिछले साल से बेहतर है। यूपी में लास्ट वीक में थोड़ा अफेक्ट हुआ था, बिकॉज क्योंकि लास्ट 24-25 के बाद जो बारिश आई थी तो उसमें थोड़ा केन सप्लाई अफेक्ट हो गया था। बट आगे जाके हमें लग रहा है कि एक क्रैशिंग रेट अच्छी रहेगी। बट मोर और लेस जो हमारा पहले अनुमान था 333 लाख टन का, वो अब नीचे आते हुए दिख रहा है। और अभी हमारा, जबकि इसमा एक सेकेंड एडवांस एस्टिमेट जनवरी में करेगी और जनवरी एंड में हमारा एक प्रॉपर लॉजिकल साइंटिफिक एडवांस एस्टिमेट आएगा, बट अभी जहां तक हमें ऐसा लग रहा है कि लगभग 315 या 320 लाख टन तक ग्रॉस चीनी बनेगी।
ओके। दूसरा ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट नंबर होता है एथनॉल डाइवर्जन का देखने के लिए, जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर एक फाइनल फिगर और एक एस्टिमेटेड फिगर हम क्या लेकर चल रहे हैं? देखिए, पहले साइकिल में जो टेंडर एलोकेशन हुआ है उसमें लगभग 37.5 लाख टन का डाइवर्जन हुआ है। और साइकिल 2 का टेंडर आया था, उसके हिसाब से जो एलोकेशन हुआ है कल, तो उसमें 2.5 लाख टन का और एलोकेशन हुआ है। तो अब ये सीजन की लगभग 40 लाख टन का डाइवर्जन तय हो गया है। तो अगर 40 लाख टन का भी डाइवर्जन हो रहा है, तब भी आज हमारा जो बैलेंस शीट है, शुगर बैलेंस शीट है, वो काफी हेल्दी दिख रहा है। क्लोजिंग के तौर पर आपको क्या लगता है, कहाँ पर ये शुगर सीजन आप क्लोज करेंगे? देखिए, जो हमारी ओपनिंग स्टॉक था ये लगभग 80 लाख टन था। और अगर हम 320 या 315 लाख टन का भी एस्टिमेट लेते हैं और 40 लाख डाइवर्जन लेते हैं, और डोमेस्टिक कंजम्पशन जो पिछली बार लगभग 290 था, क्योंकि जी। उसमें लास्ट ईयर इलेक्शन की वजह से जो अप्रैल मई जून में काफी एक्स्ट्रा स्टॉक रिलीज, कोटा रिलीज हुआ था, उस वो अब हमें इस साल दिखेगा नहीं। और जो पिछले 4 महीने का कोटा अगर आप कंपेयर करें, लगभग 7 लाख टन कम कोटा रिलीज हुआ है। तो उसके हिसाब से हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन 280 लाख टन दिख रहा है। उसके बाद भी लगभग हमारे पास 65 या 70 लाख टन रहेगा। और अगर 55 लाख टन अगर हम देखें जो एक सेफ्टी स्टॉक गवर्नमेंट रखती है, उसके बाद भी हमारे पास लगभग 15 लाख टन है। और वो हम चाह रहे हैं कि कम से कम 10 लाख टन का एक्सपोर्ट अभी जनवरी में अलाउ कर दें। तो जो अभी जो एक्स मिल प्राइस अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र भी लगभग 33.5 है और यूपी लगभग 2-3 रुपए उससे ज्यादा है। तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम है। तो मुझे लगता है कि अगर ये एक्सपोर्ट अगर दे देंगे और अगर जो एमएसपी की जो हमारी डिमांड है उस पर अगर कुछ हो जाएगा, तो एटलीस्ट प्राइस थोड़ी ऊपर आएगी और मिलों के लिए केन पेमेंट करने में आसानी होगी। वेल एब्सोल्युटली। दीपक जी, दो तीन चीज़ें यहाँ पर हैं। जैसे आपने कहा कि एक फाइनल फिगर आप जैन एंड में लेकर आएंगे, तो अगर सरकार की तरफ से कोई रिव्यू आता है एक्सपोर्ट को लेकर, तो वो फरवरी से पहले नहीं आएगा? नहीं, अभी देखिए, अभी भी अगर देखा जाए, जैसे मैंने बोला कि अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 315 या 320 तक हो जाएगा। अगर ये भी हम लेके चले, तब भी हमारे पास जो 55 लाख का नॉर्मेटिक सेफ्टी स्टॉक है, उसके बाद भी लगभग हमारे पास इतना तो है कि हम 10 लाख टन अभी इसको कर सकते हैं, एक्सपोर्ट अलाउ कर सकते हैं। तो सरकार से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर 10 लाख टन अभी दे दीजिए। हालांकि हमारी मांग 20 लाख टन की थी, बट ये 10 लाख टन अभी दे सकते हैं। और जनवरी एंड में जब एक सेकंड एस्टिमेट आएगा, उसके हिसाब से अगर लगता है कि प्रोडक्शन ठीक ठाक हो रहा है और इसी नंबर पे आ रहा है, तो 10 लाख टन फरवरी में भी दिया जा सकता है। बट दीपक जी, जैसे आपने कहा कि अगर हम फसल भी एज ऑफ नाउ यहाँ पर कमजोर देख रहे हैं, तो आप कहेंगे सरकार एक फाइनल नंबर का इंतजार जरूर करेगी? सरकार जरूर करेगी, क्योंकि ये भी है कि अभी जो रटून की हार्वेस्टिंग है, अभी प्लांट हार्वेस्टिंग होगी, तो शायद ये रिकवरी होगी, शायद क्रशिंग रेट बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि 10 लाख टन देने में सरकार को ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अभी आप देखिए, अभी जो मैंने आप बताया लेकिन दीपक जी, सरकार को तो एमएसपी बढ़ाने में भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, एथनॉल प्राइसिंग में भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे, सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है यहाँ पे? मुझे लगता है सरकार को अभी तक दोनों स्टेप ले लेने चाहिए थे, इथेनॉल रेट के ऊपर, एमएसपी के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर। तीनों चीजें तो बड़ी आसान सी चीजें हैं। और क्योंकि ये हमें सबको हम देख रहे हैं कि मार्केट के कहाँ पहुंच गया है, 33 33.5 पे महाराष्ट्र काफी नुकसान से हम लोग चीनी बेच रहे हैं। तो ये तो ये ऐसी चीज है जो हो जानी चाहिए थी। बट मुझे लगता है कि शायद सरकार किसी सही समय का वेट कर रही है, तो नए साल में शायद कोई अनाउंसमेंट हो जाए, कोई अच्छी खबर हमें इंडस्ट्री को मिल जाए। वेल एब्सोल्युटली। दीपक जी, जो एक दो चीज़ें हैं जिस तरह से बाजार फिलहाल है कि जैन, अगर लॉजिकली भी देखें तो शायद वो जैन एंड का जो आपका रिव्यू है सरकार उसका इंतजार करेगी। फिर 1 तारीख को बजट है, तो आप कहेंगे और अगले 15 दिन तो सरकार बेसिकली सिर्फ बजट के ऊपर ही यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि क्या उसकी वो कंसल्टेशंस खत्म हो चुकी हैं, वी अंडरस्टैंड कि अब वो कॉन्क्रीट बजट भी यहाँ पर तैयारी में है। just in sense of logic and just in sense of time, I understand कि इंडस्ट्री बहुत कुछ चाहती है, लेकिन सिर्फ अगर टाइमलाइंस को यहाँ पर देखें तो आपको लगता है कि फेब से पहले शायद ही कुछ आए? मुझे, अगर आप मेरे से पूछेंगे, तो मेरी उम्मीद तो यह है कि एमएसपी तो अभी आ जाना चाहिए इमीडिएटली। एमएसपी में तो कोई देरी होने की कोई वजह नहीं लगती है। जी, पर एमएसपी वाया कैबिनेट आएगा। और इथेनॉल रेट, मुझे जहां तक हमें सुनने में आ रहा है कि ये जल्दी अनाउंस होने वाला है। आपको भी खबर होगी शायद इस बात की। जी और जी। मीडिया में भी कई सारी रिपोर्ट। तो ये दोनों अनाउंसमेंट में तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक्सपोर्ट अभी भी हमको लगता है कि 10 लाख टन
देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए किसी की वेट करने की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट काफी हेल्दी है हमारी, क्योंकि 80 लाख टन हमारा काफी हाई, जो 55 लाख टन से 80 लाख टन काफी हाई स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक था। और क्योंकि अगले साल हमारा प्रोडक्शन काफी अच्छा होने वाला है, तो ऐसे आगे जाके भी हमें कोई ऐसी परेशानी चीनी की उपलब्धि की नहीं होने वाली है। तो 10 लाख टन तो कम से कम दे देना चाहिए। और हमें हर वो मेजर लेने चाहिए जिससे कि हमारा एक्स मिल प्राइस थोड़ा ऊपर जाए और हमें केन पेमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आएगी आगे जा के, अगर हम नुकसान में चीनी बेचना शुरू कर रहे हैं, जो हम पिछले 2 महीने से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये डर है कि जो हमें किसानों को पेमेंट करना पड़ता है वो कहीं अफेक्ट ना हो जाए। फेयर पॉइंट दैट। एक फाइनल सवाल है दीपक जी, और काफ़ी जगह पे कई रिपोर्ट्स में ये लिखा आ रहा है कि जो टारगेट्स हैं सरकार की तरफ से एथेनॉल पे, वो भी शायद हम अचीव होता हुआ ना देखें। 15, 16, 17, 18 भी कई लोग मानते हैं कि एक एम्बिशियस टारगेट है ऑन द हायर साइड। देखिए 930 करोड़ का तो ऑलरेडी एलोकेशन हो गया है निशा जी, तो 18% की तो एलोकेशन हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि 18% ब्लेंडिंग अचीव करने में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है इस बार। ओके। तो आई थिंक, और अगले साल भी 20% तो हो ही जाएगा। उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। इंडस्ट्री भी बिल्कुल, हमारे पास कैपेसिटी है। और अगले साल आपको मालूम है, क्योंकि काफी अच्छी प्लांटेशन हो रही है, अच्छी बारिश हुई है, तो अगले साल का प्रोडक्शन तो काफी अच्छा ही दिख रहा है। तो कंवर्जन में कोई ऐसी कोई तकलीफ नहीं आएगी। और शुगर मिल्स कैसे देखती हैं ओवरऑल एज अ सेंस, बिकॉज जिस तरह से मेज के ऊपर पुश है, राइस ऑफ कोर्स काफ़ी सारे डिबेट्स उसके ऊपर भी जहाँ पर जारी हैं, आप कैसे देखते हैं आगे जाता हुआ ये मिक्स? देखिए अभी शुगर इंडस्ट्री के पास तो लगभग 850 करोड़ लीटर की कैपेसिटी है। इस बार हमारे को लगभग 370 करोड़ लीटर का डाइवर्जन हमें मिल गया है ऑलरेडी। आगे जाके भी 20% में लगभग हम अगले साल भी अच्छा डाइवर्जन शुगर से कर सकते हैं। बट अब क्योंकि एलोकेशन दूसरे ग्रेन को भी हुआ है, कॉर्न को भी हुआ है, मेज को, और अभी राइस की भी बात चल रही है। और सरकार अभी E20 के ऊपर, E20 के बाद की क्या होने वाला है उस पर भी एक उन्होंने कमेटी बनाई है। और हमने भी एक प्रोजेक्शन दिया है कि 2030 तक की जो कितनी इथेनॉल रिक्वायरमेंट होगी, उसमें शुगर से कितना आ सकता है। तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि 2030 तक लगभग शुगर इंडस्ट्री को 700 करोड़ लीटर और कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। और उसके लिए हमने ये भी रिक्वेस्ट किया है, जो पहले आपने हमसे इन्वेस्टमेंट करवाया था और कई सारी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाए थे, तो ऐसी कुछ और भी योजनाएं लानी पड़ेगी ताकि इंडस्ट्री आगे जाके और भी कैपेसिटी बढ़ाए। और जो हमारी आने वाली रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल लॉन्च हो रहे हैं, E100 की बात चल रही है, SAF ब्लेंडिंग की बात चल रही है, तो उस हिसाब से और भी कैपेसिटी लगे, उसके लिए हमने कई रिक्वेस्ट इनफैक्ट बजट में भी किया है। और सरकार से हमें ये उम्मीद है कि कुछ बजट में नया कुछ अनाउंस करेंगे इसके लिए। ऑल राइट, तो ये इस समय का हाल है और बजट रिकमेंडेशंस भी यहाँ पर काफ़ी सारी गई हैं। कमेटी फॉर्म की गई है E20 के बाद क्या किया जाएगा उसके ऊपर, तो क्लियरली चीनी एथेनॉल इंडस्ट्री में यहाँ पर काफ़ी कुछ होता हुआ। दीपक बलानी जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, रिपोर्ट पे तो डिस्कस करने के लिए ही, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री का क्या स्टैंडिंग है, 2025 कैसा नजर आता है, इससे भी हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे स्ट्रैटेजीज, क्योंकि तेजी यहाँ पर आज मेटल्स, सोने चांदी सभी तरफ है। कैसे करें कारोबार, बताएंगे आप। हमारे साथ एमिरेट्स NBD के धर्मेश भाटिया हैं। धर्मेश नमस्कार। एक सोने चांदी पर आपसे सेंस लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी इस साल की शुरुआत स्लाइटली ऑन द पॉजिटिव साइड हुई है। पिछला साल हमने ऑलमोस्ट 28 के आसपास जाते हुए देखा था चांदी को, लेकिन जिस तरह से ओवरनाइट गेन्स देखने को मिले हैं, स्पेशली विद द फैक्ट कि डॉलर इंडेक्स में भी तेजी है, कैसे देखते हैं आप, या क्या ये सस्टेनेबल है और क्या यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए? देखिए, चांदी की बात करें तो चांदी नो डाउट अंडर परफॉर्मर है। अगर कंपैरेटिव गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने लाइफ टाइम हाई छुआ है, बट चांदी डोमेस्टिक मार्केट में लाइफ टाइम है, बट इंटरनेशनल मार्केट में $35 के इर्द गिर्द भी घूम रहा है। तो मेरे हिसाब से डाउन साइड रिस्क लिमिटेड है। और अगर चाइना का स्टिमुलस पैकेज आता है और वो पुश करता है कि स्टेबिलिटी आए, और प्लस ट्रम्प की सरकार जब 20 दिन में आ जाएगी, वो चाहेगी कि इंडस्ट्रियल, वो एक बिजनेसमैन है, वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करेगा। और ये चांदी 50% बुलियन कैटेगरी और बेस मेटल कैटेगरी में आती है, तो ये आउट परफॉर्म कर सकती है और ये फिर से 1 लाख के स्तर आपको शीघ्र ही दिखा सकती है। तो ये एक ब्लैक हॉर्स कह सकते हो ये साल का, और इसमें मुझे लगता है कि आप इसमें दाव लगा सकते हो और काफी तेजी आने की संभावना इसमें काफी हाई है, क्योंकि डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है। अपसाइड ये फिर से अगर $35-36 जाता है और डोमेस्टिक मार्केट में रुपए के चलते ये वीकनेस आई, तो प्राइस ये आपको अराउंड 1,10,000 1,15,000 भी दिखा सकता है ये साल के अंतराल के पहले। तो बाय साइड में रहने की मेरी कोशिश रहेगी और मैं रेकमेंड करूंगा कि बाय ऑन डिप्स रखिए, क्योंकि ये कमोडिटी 4-5% मूव होती है। तो जब तक मार्केट 85,000 के ऊपर टिका हुआ है, टेक्निकली फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है,
इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आप इसमें बाय करके चल सकते हैं 90,000 के टारगेट के लिए, बट पोजिशनली 95,000 टू 100,000 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं चांदी में। साथ ही क्योंकि आपने डॉलर इंडेक्स की यहाँ पर बात की, यहाँ पे क्या सेंस लगता है, क्या ये पीक आउट हो रहा है या यहाँ से और तेजी की एक्सपेक्टेशन है? देखिए मेरे हिसाब से प्राइस ऑलमोस्ट पीक आउट हो चुका है। 110 111 का स्तर है जो मार्केट काफी बार छू के फिर से 102 103 की तरफ आता है। काफी पिटाई हुई है यूरो और स्टर्लिंग में, और अगर आप देखें यूरो ऑलमोस्ट 102 पे आ चुका है जो एट पार विद डॉलर है। इसका मतलब है कि यूरोपियन इकोनॉमी काफी काफी खराब हो चुकी है और प्राइस में स्टैग्नेंसी आ चुकी है। तो यहाँ से अगर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग या पुल बैक रैली आती है तो डॉलर इंडेक्स अराउंड 107 108 आ सकता है। उस कारणवश आप देखिए कि बुलियन में आपको एक तेजी देखने मिल सकती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों के छोटी अवधि के लिए एंटीसिपेट करिए कि डॉलर में थोड़ी सी वीकनेस आएगी, पर जब ट्रम्प सरकार आएगी तो वो चाहेगा कि ये डॉलर इंडेक्स 112 113 लेके जाए, तब मार्केट में आपको काफी तेजी दिख सकती है और रुपया यहाँ पे काफी वीक हो सकता है। और लास्ट टाइम भी मैंने कहा था 86 के टारगेट के लिए, और प्राइस ऑलमोस्ट एनडीएफ में 86 आ चुका है। पोजिशनली मुझे लगता है कि दिवाली तक यानी 2025 के दिवाली तक ये 90 के स्तर भी दिखा सकता है, क्योंकि बाकी सारे करेंसीज में काफी पिटाई हुए कंपैरेटिवली इंडियन इकोनॉमी और इंडियन रुपी में। तो एंटीसिपेट करिए कि रुपी भी वीक होगा, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमी में रहने के लिए रुपये को भी वीक होना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर अगर मेटल्स की बात की जाए तो कॉपर में ओवरनाइट डिक्लाइंस देखने को मिले, जिंक में भी हमने मल्टी वीक लोज बनते हुए देखे, सिर्फ एल्यूमिनियम में हल्की सी बढ़त ओवरनाइट देखने को मिली है। सपाट ट्रेड के साथ एज ऑफ नाउ यहाँ पर ऑफ कोर्स कारोबार, जिंक में गिरावट अब भी यहाँ पर जारी है। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल मेटल एज अ पैक, और जिस तरह की मिक्स ट्रेडिंग क्यूज यहाँ पर देखने को मिले हैं? देखिए बेस मेटल की बात करें तो काफी ज्यादा पिटाई आपको सारे सेक्टर में देखने मिली, स्पेशली ऑन द कॉपर साइड, जो 830 840 से चल रही थी ऑलमोस्ट 790 पे आ चुकी है। बट अगर आप 2024 देखें तो ये कमोडिटी 910 920 पे चल रही थी, तो वहां से ऑलमोस्ट अगर देखें तो 15 से 20% की गिरावट आ चुकी है। अगर इकोनॉमी रिवाइव होती है, स्टिमुलस पैकेज आता है, तो कॉपर सबसे ज्यादा रैली कर सकता है। तो मैं इसमें भी बाय करने की सलाह दूंगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इंट्राडे प्रॉस्पेक्टिव से मार्केट में बाय करके चल सकते हैं। 790 का स्टॉप लॉस रहेगा, 805 810 के टारगेट के लिए। पोजिशनली अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 770 के स्टॉप लॉस यहाँ पे बाय करें। अपसाइड 840 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे कॉपर में निवेश करके चल सकते हैं। अगर कॉपर ट्रिगर होता है तो सारे बाकी बेस मेटल्स भी आपको अच्छी खासी रैली दिखा सकते हैं, बट एज अ बेंचमार्क डॉक्टर कॉपर ही एक बेस है प्राइस का। राइट, तो बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर मेटल्स में भी आती हुई। बहुत शुक्रिया धर्मेश हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और वो तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। ऑफ कोर्स नियर टर्म लॉन्गर टर्म नंबर्स एंड टारगेट्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं। वेल इसी के साथ लेकिन इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे पूरा फोकस यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स की तरफ।